हमारे चैनल पर। और मैं आज फिर आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ। और आज का हमारा यह टॉपिक मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आज के इस वीडियो में हम शेरशाह के बारे में जानते हैं। शेरशाह जो बहुत ही योग्य पराक्रमी शासक हुआ मध्यकाल में, जिसने मुगल शासक हुमायूं को धूल चटा दी थी, युद्ध में उसे पराजित कर दिया था। एक उदाहरण है शेरशाह कि बहुत ही कष्टपूर्ण वातावरण में रहकर, बहुत ही संघर्षमय जीवन को जीकर उसने अपने आप को शासक की जगह स्थापित कर लिया था। बाबर ने लिखा था कि जो परिश्रम करता है उसे उसका फल मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ शेरशाह के साथ। हुमायूं बाबर का बेटा था, जैसा कि हम जानते हैं, और शेरशाह के साथ उसकी लड़ाई हुई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इतिहास में इसको बहुत ही महत्व दिया गया है, इस घटना को। तो हम बात करते हैं शेरशाह की। शेरशाह सबसे पहले तो इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसकी सैनिक उपलब्धि खास थी। जैसा कि मैंने बताया कि वह एक बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति था, बहुत ही साहसी व्यक्ति था। उसमें जो योग्यता थी वह अभूतपूर्व थी, जिसके कारण वह सैनिक उपलब्धि के द्वारा जाना जाता है। और दूसरी बात क्या है कि शेरशाह का शासन प्रबंध यह बहुत ही उत्कृष्ट था, इसलिए लोग इसे बहुत अच्छे प्रशासक के रूप में या बहुत अच्छा शासन प्रबंधकर्ता के रूप में इसे जानते हैं। तो आज हम बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही सुगम हो आपके लिए समझने में, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी सैनिक उपलब्धि के बारे में बात करूंगी कि क्या सैनिक उपलब्धि उसने कमाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसका वास्तविक नाम क्या था। उसका वास्तविक नाम फरीद खां था। फरीद खां। उसके पिता का नाम हसन था, जो बिहार में जागीरदार थे। किसके अंदर ये जागीरदार थे? इब्राहिम लोदी के द्वारा इसे जागीरदारी दी गई थी। इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और शिक्षा इनकी जौनपुर में हुई। इनके पिता का नाम हसन था और इनकी 4 पत्नियां थी। 4 पत्नी में जो सबसे बड़ी पत्नी थी, उनका बेटा ही था फरीद खान। और फरीद खान चूंकि बचपन से ही बहुत प्रतिभावान था, बहुत योग्य था, कुशल, हर चीज में वो परफेक्ट था, तो उसकी सौतेली माँ इससे बहुत चिढ़ा करती थी और इसको बहुत तंग किया करती थी। कहने का अर्थ यह है कि बचपन में इसे वो सुख, वो आराम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि सौतेली माँ के द्वारा उसके पिता को भड़काया जाता था और उसके पिता के द्वारा उसे सजा दी जाती थी। तो इस तरह से उसका जो बचपन के दिन थे उसके, वो बहुत अच्छे नहीं थे। वह चला गया, इनका जन्म तो बताया कि 1472 ईस्वी में हुआ। वह पढ़ाई के लिए जौनपुर चला गया और बिहार में था, वो जौनपुर चला गया। यहाँ पर वो पढ़ने में बहुत तेज निकला, उसका दिमाग भी बहुत तेज था, वो बुद्धिमान भी बहुत था। अरबी फारसी में उसने महारत हासिल कर ली। उसने गुलिस्ता, बोस्ता, जो भी अरबी फारसी के जो ग्रंथ होते हैं, उन सबों में उन्होंने महारत हासिल कर ली। और जब उसके पिताजी जौनपुर आए एक बार, तो जौनपुर में उन्होंने सुना उसके शिक्षकों के द्वारा कि ये लड़का
बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला है, बहुत ही तेज लड़का है। हसन बहुत खुश हुए और अपने बेटे को लेकर के चले गए बिहार, और वहां उन्होंने अपने बेटे को दो जगह की जागीरदारी दे दी, बिहार और खवास नाम की जगह का। अब कुछ दिन के बाद हसन की मृत्यु हो गई, और हसन की मृत्यु होने के बाद इब्राहिम लोदी ने कहा कि भाई अब तो उसका बेटा उस जागीरदारी को संभालेगा। फरीद खान तैयार था, लेकिन इसके 7 सौतेले भाई थे, यानी फरीद खान मिला के 8 भाई थे, और सारे भाई ये चाहते थे कि जागीरदार मैं बनूं, अपने पिता का उत्तराधिकारी मैं बनूं, और इसके लिए आपस में इनका संघर्ष हो गया। ऐसे में फरीद खान वहां से निकल गया और बंगाल का शासक सुल्तान मोहम्मद था, उसके शरण में चला आया, उसके यहाँ वो रहने लगा। ये शेरशाह बहुत ही कुशल व्यक्ति था, बहुत ही योग्य व्यक्ति था। वह इतना कर्तव्यनिष्ठ था कि वो जहां जाता था, जिसके पास भी जाता था, वो बहुत ही मन लगा करके काम करने लगता था, बहुत ही स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करने लगता था, जिससे सुल्तान मोहम्मद जो था वह इसे एकदम मित्र जैसा इसके साथ व्यवहार करने लगा। उसका नाम बहार खां के नाम से सुल्तान मोहम्मद जाना जाता था। अब हम क्या देखते हैं कि इसका नाम शेरशाह या शेर खां क्यों पड़ा। एक बार कहा जाता है कि एक बार बहार खां या सुल्तान मोहम्मद जो भी कहें, इसके साथ ये घूमने टहलने के लिए निकले हुए थे, और इसी समय एक शेर ने इस पर सुल्तान मोहम्मद पर आक्रमण कर दिया, और शेरशाह ने बड़ी ही चतुराई से, बहुत ही फुर्ती के साथ उस शेर को मार दिया, और उस समय से इसे शेर खां के नाम से जाना जाने लगा, ये फरीद खान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह सुल्तान मोहम्मद का भी बड़ा ही प्रिय पात्र हो गया था। यह बात वहां के सरदारों को अच्छी नहीं लगती थी। उसने कान भरना शुरू किया सुल्तान मोहम्मद का, और अंततः सुल्तान मोहम्मद भी उन सरदारों की बातों में आ गया। अब क्या हुआ कि शेरशाह या फरीद खां वो सुल्तान मोहम्मद को छोड़ करके चला गया। कहाँ? बाबर के पास चला गया, बाबर के दरबार में उसने नौकरी कर ली। बहुत ही स्वामी भक्त व्यक्ति, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन वह अपनी स्वामी भक्ति तो बाबर को दिखा रहा था, लेकिन बाबर भी उसे देखता था और सोचता था ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम आदमी नहीं है, इसमें कुछ खास है। वो उससे खुश था, उसके काम से खुश था, उसकी स्वामी भक्ति से खुश था बाबर, लेकिन वह उसने कहा था अपने खलीफा से कि यह व्यक्ति है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत चतुर है, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब फरीद खान या शेर खां मुगल दरबार में था, तब उसने मुगल दरबार में जो कमजोरियां हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखा था, और इसी क्रम में उसकी मानसिकता भी थोड़ी अलग हो गई थी। दूसरी बात यह है कि बाबर भी अफगान होने के नाते इसके प्रति थोड़ा टेढ़ी दृष्टि रखता था। इसने बाबर की नौकरी भी छोड़ दी और पुनः अफगान शासक मोहम्मद सुल्तान के पास आ गया, सुल्तान मोहम्मद के पास आ गया, और फिर से उसने यहाँ नौकरी कर ली और कहा कि चूंकि मुगल से हमारा कोई प्रेम नहीं है हमको, क्योंकि वह अफगानों को सही नजर से नहीं देखता है। अब कुछ दिन के बाद सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु होने के बाद उसका जो शासन था
वह शेरशाह ने ही अपने हाथों में ले लिया। वास्तविक कहने के लिए तो शासन उसका जो एक बेटा था जलाल खां उसको दिया गया, जो बच्चा था, छोटा था, नाबालिग था। तो शासन का सूत्र शेरशाह के हाथों में आ गया। शेरशाह बहुत कूटनीतिज्ञ, बहुत दूरदर्शी, बहुत चालाक व्यक्ति था। उसने क्या किया कि बंगाल को अपने हाथों में ले लिया। जो जलाल खान का, जो मोहम्मद सुल्तान का जागीर था, उस पर उसने अपना अधिकार कर लिया। अब यह बात देख करके, सॉरी बिहार का था, यह बात देख करके किसी को अच्छा नहीं लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये व्यक्ति शासन पर अधिकार कर ले। जलाल खां का ये अधिकार है, जलाल खां की जगह पे ये शासन कर रहा है। इस बात को लेकर के बंगाल का शासक नुसरत खां, इसे बहुत सरदारों ने भड़काया, अफगान सरदारों ने, कि देखो कैसे जलाल खां की जगह पे वो शासक बन बैठा है, उसी के हाथ में वास्तविक शक्ति आ गई है, ऐसा लगता है। इतना भड़काने से ये नुसरत शाह जो है, नुसरत खान जो है, वह 1529 में आक्रमण कर देता है शेरशाह पर, और वह बंगाल का शासक था। हमें याद रखना होगा कि नुसरत खान जो था वो बंगाल का शासक था। 1529 में उसने आक्रमण कर दिया हुमायूं पर, सॉरी शेर खान पर, और शेर खान था, शेरशाह, उसने नुसरत खान को बुरी तरह से हरा दिया। वो भाग गया। पुनः सरदार गए नुसरत खां के पास कि चलो इस बार फिर से जलाल खां के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, शेरशाह से युद्ध करना होगा। लेकिन नुसरत खां ने कहा नहीं भैया, मुझसे ना होगा। चलिए, बंगाल पर अधिकार हो गया। अब ताज खां पर अधिकार करना था। ताज खां कहा, ये चुनार का शासक था, और चुनार में क्या था, इब्राहिम लोदी का जो खजाना है वह चुनार के दुर्ग में ही था। अब शेरशाह का अगला टारगेट चुनार का किला था, क्योंकि वहां लोदी वंश का जो खजाना है यहीं पे था। इसने अपनी कूटनीतिज्ञता दिखाई। वहां का जो शासक था ताज खां, उसकी एक पत्नी थी, बहुत पत्नी थी, उसमें एक पत्नी का एक बेटा था, सौतेला बेटा। उसने ताज खां को मार दिया, और वह जो है अपने फायदे के लिए उसके बेटे से मिल गया, उसकी पत्नी से मिल गया, और यहाँ चुनार पर उसने कूटनीतिज्ञता का परिचय देते हुए चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अब हुमायूं ने देखा कि अरे वाह, ये शेरशाह तो कमाल कर दिया है। हम आगरा दिल्ली के शासक और ये जागीरदार रत्ना साहब, वह चुनार के किले पर कैसे अधिकार कर सकता है। वह चल पड़ा शेरशाह पर अपना अधिकार करने, चुनार पर अपना अधिकार करने, शेरशाह को हराने। और रास्ते में उसे सामने में दो किला था, एक गौड़ का किला बंगाल में, एक चुनार का किला। दोनों जगह पर शेरशाह ने अपने दो बेटों को बैठाया। गौड़ के किले में बंगाल की शाही खजाना छुपा हुआ था, और चुनार का किला तो था ही, यहाँ शेरशाह जा ही रहा था खजाना कहीं पाने के लिए, हुमायूं को हराने के लिए। लेकिन अगर हुमायूं पहले गौड़ के किले पे आक्रमण करता तो हो सकता है ये हुमायूं के पक्ष में होता, लेकिन वह चुनार आ गया, और चुनार आने पे बहुत दिनों तक यहाँ पे डेरा डाला हुआ रहा, युद्ध होता रहा। इस बीच क्या हुआ कि गौड़ के किले पर शेरशाह का अधिकार हो गया, वहां का सारा खजाना वो उठाया, और अब इस खजाने को कहां ठिकाना लगाया जाए भाई, उसके लिए उसने रोहतास का जो शासक था, रोहतास का शासक था, उसका नाम था, बाद में याद आएगा तो बता देंगे। रोहतास के शासक के पास वो चला गया,
और उसने कहा कि हमारा ये जो खजाना है इसे छुपाओ। इसी क्रम में उसने वहां का जो शासक था उसे उसने मार गिराया। और हम देखते हैं कि उसने रोहतास के किले पर भी आक्रमण कर लिया। अब हुमायूं रोहतास की तरफ आया। अब क्या था, शेरशाह के सामने हुमायूं को हराना। लेकिन हुमायूं बहुत देर कर रहा था, वो अपने काम का, जैसे चौसा में वो इतने दिन तक रुक गया। इससे क्या हुआ कि शेरशाह अपने आप को बहुत मजबूत कर चुका था। उसने हुमायूं का रास्ता रोकने के लिए चौसा का युद्ध, यहाँ चौसा में युद्ध हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है जो किसके बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच। इस चौसा के युद्ध में जो 1539 में हुआ था, इस चौसा के युद्ध में हम देखते हैं कि हुमायूं हार गया, उसे भागना पड़ा। लेकिन शेरशाह, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, बहुत चतुराई के साथ काम करने वाला था, उसने फिर से 1540 ईस्वी में बिलग्राम, कन्नौज में एक जगह है, वहां पर हुमायूं को फिर से पछाड़ दिया और इतना भयंकर हराया कि हुमायूं देश छोड़ करके भागने के लिए तैयार हो गया। वो दिल्ली आगरा सब छोड़ करके, भैया भागो जान बचा करके, और वह वहां से भाग गया। इसके बाद 1540 ईस्वी में वह आगरा और दिल्ली का शासक हो गया। अभी तक तो वो बिहार का था, बंगाल को अपना बनाया था, कन्नौज, चुनार, ये सारे जगह पे उसका अधिकार हो गया था। लेकिन अभी तक वो राज सिंहासन पे नहीं बैठा था। अब जब उसने हुमायूं को हराकर भेज दिया देश के बाहर, तब उसने अपना राज्याभिषेक कराया। तो इस तरह हम देखते हैं कि शेरशाह ने 1540 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया। उस समय उसकी उम्र लगभग 68 ईयर थी। जैसे कि ये 72 बताया मैंने, 72, 40 साल इधर हो गया, 40, 50, 60, 68 ईयर का था वो। 68 ईयर में उसका राज्याभिषेक हुआ और उसने अपनी प्रतिभा से दिल्ली का शासक का राज सिंहासन था, उसे उसने प्राप्त कर लिया। बात ये होती है कि चौसा का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध जो है, इसे भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध कहा जाता है। ये सही बात भी है कि मुगल शासक बाबर का पुत्र हुमायूं, जो जब बाबर ही इतना मजबूत, इतना उच्च कोटि का शासक था, तो हुमायूं उसका पुत्र था। लेकिन उसे शेरशाह ने, बिहार के एक छोटे से जागीरदार ने, सासाराम के एक छोटे से जागीरदार ने हुमायूं को हरा दिया, अपना पौरुष दिखाया और उसने दिल्ली आगरा की गद्दी पर अपना बैठ गया। राज्याभिषेक के बाद भी हम देखते हैं उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने इन कठिनाइयों का सामना बहुत आसानी से कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे राज्य मुगलों के यानी बाबर के पक्ष के थे। उसे शेरशाह ने किनारे किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखा कि एक जाति के लोग रहते थे जो पूरी तरह से मुगलों के प्रति समर्पित थे, तो उन्हें भी उसने हराया। और रोहतास में जो है उस पर नियंत्रण रखने के लिए 5000 शासकों को भी रख दिया। मालवा पर मुगलों का शासन था। वह चाह रहा था कि जब हुमायूं भाग गया तो मालवा का शासक जो था कादिर शाह, वो भी अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहा था। राजपूत वहां पे अपने आप को, अपना शासन स्थापित करना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उसने उन सारे जगहों को
चाहे वो बंगाल हो, चाहे मालवा हो, चाहे उत्तर पश्चिम का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में जो भी अशांति हो रही थी या शेरशाह के विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो रही थी, उसे उसने अपने पराक्रम से, अपने साहस से किनारे कर दिया, उन सब समस्याओं का अंत कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शेरशाह की सैनिक उपलब्धि हम जरूर याद रखें कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। 1539 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध, जो बिलग्राम कहाँ है? कन्नौज में है। इसका युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था और इसके साथ ही जो है हुमायूं देश से भाग गया था। शेरशाह का शासन दिल्ली के राज सिंहासन पर हो गया था। तो इसके साथ ही मैं शेरशाह की सैनिक उपलब्धि को यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इसके बाद मैं शेरशाह के शासन प्रबंध, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर बात करूंगी। धन्यवाद।